आज पढ़ा रहे हैं अध्याय दूसरा में जनांकीय सिद्धांत, संक्रमण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफी ट्रांसलेशंस, है ना। हेडिंग है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफी ट्रांसलेशंस। इस सिद्धांत का प्रतिपादन आधुनिक अर्थशास्त्रियों F.W. नोटेस्टीन, बाल्कर और थॉमसन ने किया है। यह सिद्धांत जनांकीय अध्ययन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत जनांकीय के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, इम्पोर्टेंट माना जाता है। यह सिद्धांत दीर्घकाल में जनसंख्या और आर्थिक विकास के विभिन्न पक्षों के बीच संबंधों को स्पष्ट करता है, रिलेशनशिप को, संबंध को स्पष्ट करता है। और इस सिद्धांत के अनुसार आर्थिक विकास के प्रभाव के अंतर्गत जनसंख्या विकास नई अवस्थाओं स्टेज से होकर गुजरती है। समझ रहे हैं, स्टेज से होकर गुजरती है। और जनसंख्या और आर्थिक विकास की अवस्थाओं को लेकर विभिन्न विद्वानों में मत भिन्नता है, अलग अलग मत भिन्नता को दर्शाया गया है। परंतु जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत प्रमुख रूप से 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है। कौन कौन? पहला देखिए, प्रथम अवस्था, फर्स्ट स्टेज। इस अवस्था में देश अत्यंत पिछड़ी अवस्था में देश होती है, जहां जन्म दर और मृत्यु दर काफ़ी ऊंच होती है। इस अवस्था में अधिकांश लोग गांवों में निवास करते हैं और उसका मुख्य व्यवसाय कृषि है। गांव में जो निवास करता है उसका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि माना जाता है, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी माना जाता है। आर्थिक विकास की प्रथम अवस्था से संबंधित देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक ऊंच नहीं होती, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव, अकाल, भुखमरी और अन्य बीमारियों के कारण जहां मृत्यु दर भी काफ़ी ऊंच होती है। इसके अंतर्गत वे एशियाई और अफ्रीकी देश सम्मिलित हैं, जो विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। द्वितीय अवस्था, सेकंड स्टेज, यह वो अवस्था है जब कोई देश आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होता है, तो ऐसे देश में जन्म दर काफ़ी ऊंच और मृत्यु दर अपेक्षाकृत कम होती है। इस असंतुलन के कारण ही जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से बढ़ती है। इस अवस्था को जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है। आर्थिक विकास की दूसरी अवस्था में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक तीव्र होने के पीछे निम्नलिखित कारण उत्तरदायी है। पहला, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादकता में वृद्धि। दूसरा, संचार और यातायात परिवहन के साधनों का विकास। तीसरा, श्रम की गतिशीलता में वृद्धि। और चौथा, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संबंधी चिकित्साओं में सुधार। शिक्षा का अधिक प्रचार प्रसार, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तृतीय अवस्था, थर्ड स्टेज, आर्थिक विकास की तीसरी अवस्था में जहां आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होते हुए देखा जाता है। इसका यह प्रमुख कारण है कि जहां जन्म दर कम होने लगती है और मृत्यु दर अपनी पूर्व अवस्था में रहती है, इस दशा में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर काफ़ी देखने को हमें मिलता है। काफ़ी हमें हमें देखने को काफ़ी मिलता है। और अतः यह आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की दिशा में शीघ्र से कठोर कदम उठाने की सरकार की आवश्यकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जनसंख्या को रोकने के लिए तरह तरह से कदम उठाए हैं, हमारे फंड दे रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। हमारे स्टेट गवर्नमेंट में भी सख्त कदम उठा रही है, लेकिन हमें भी शिक्षित होना पड़ेगा, हमें भी जागरूक होना पड़ेगा जनसंख्या को रोकने के लिए। तब जाके एक कठोर कदम उठाना होगा सरकार को, तब आगे जाके ये सक्षम होगी। आज इन जनांकीय परिप्रेक्ष्यों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है जनांकीय परिप्रेक्ष्य, दूसरा आर्थिक परिप्रेक्ष्य और तीसरा सामाजिक परिप्रेक्ष्य, चौथा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। 4 स्टेज में बांटा गया है इसको दूर करने के लिए। पहला है आर्थिक परिप्रेक्ष्य, इकोनॉमिक्स प्रिस्क्रिप्टिव। जनसंख्या के आर्थिक विकास परिप्रेक्ष्य का संबंध आर्थिक विकास से है। इस सिद्धांत के समर्थकों में कार्ल मार्क्स का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। मार्क्स का विचार है कि जनसंख्या की वृद्धि और कमी या कोई भी सार्वभौमिक नियम नहीं है, ये जनसंख्या वृद्धि के लिए पूंजीवादी व्यवस्था को उत्तरदायी मानती है। मार्क्सवादियों ने माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत को स्वीकार किया है। क्या किया है? माल्थस जनसंख्या संबंधी सिद्धांत को स्वीकार किया है। बात समझ रहे हैं? स्वीकार किया है। और आगे देखिए, अगला सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है आपका उत्पादन की पूंजीवादी अवस्था की
व्यवस्था के दौरान सापेक्षिक अतिरिक्त जनसंख्या स्वयं उत्पन्न हो जाती है। जनसंख्या और खाद्य उत्पादन के मध्य कोई संबंध उत्पन्न नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक परिप्रेक्ष्य, सोशियोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य। जनसंख्या के इस परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत जनसांख्यिकी की प्रक्रियाओं और संरचनाओं के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। ये दोनों ही तत्व सामाजिक व्यवस्था को, सिस्टम को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिस्टम को, हमारी सिस्टम अच्छी होनी चाहिए। आप देखिएगा किसी देश की सिस्टम अगर अच्छी व्यवस्था है तो देश की भी अच्छी चलती है। किसी परिवार की सिस्टम व्यवस्था अगर अच्छी है तो अच्छी चलती है। कोई अगर इंस्टीट्यूशंस की व्यवस्था अच्छी है, पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी है, परिवार की व्यवस्था अच्छी है तो सिस्टम अच्छी चलती है। हमारी सिस्टम को अच्छी होनी चाहिए। हमारे देश की, समाज की, सोसाइटी की, हर जगह की सिस्टम की व्यवस्था हमारी अच्छी होनी चाहिए, तब हमारी देश की जनसंख्या को हम रोक सकते हैं। और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो जनसांख्यिकी की प्रतिक्रियाओं और संरचनाओं को समझने के लिए हमें यहाँ जाति, परिवार, नातेदारी आदि व्यवस्थाओं को समझने के साथ साथ धर्म, रूढ़ि, मान्यताओं को, प्रथाओं का भी गहन अध्ययन करना होगा। सामाजिक निर्धारीकरण की अधिक महत्वपूर्ण मानना होगा। और पहला समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार मार्क्सवादियों की जनसंख्या संबंधी विचारों से काफी समानता है। यह परिप्रेक्ष्य जनसंख्या की दृष्टि को समझने के लिए अति आवश्यक है। यह परिप्रेक्ष्य जनसांख्यिकी के विश्लेषण में रूढ़ियों, परंपराओं आदि मान्यताओं को भी काफी लागू करती है। अतः स्पष्ट है कि जनसंख्या का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य भारतीय सांस्कृतिक और सामाजिक प्रक्रियाओं के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी अति महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए हमें भी चाहिए, इस सिद्धांत के अनुयायियों की मान्यता है कि सामाजिक सांख्यिकी परिवर्तन 3 अवस्थाओं से गुजरता है। ये तीनों अवस्थाएं सामाजिक और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की दृष्टि की दंत विकासशील क्रम को प्रकट करती है। दंत विकास को क्या करती है? प्रकट करती है। जैसे सरल, जटिल और उच्च निम्न प्रजनन मृत्यु दर। इस परिप्रेक्ष्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। यह परिप्रेक्ष्य सामाजिक, जनसांख्यिकीय तथा आर्थिक होती है। यह परिप्रेक्ष्य प्रजनन और मृत्यु दर में होती है। जनसंख्या के मैथमेटिक्स परिप्रेक्ष्य भारत की जनसंख्या से मिलता जुलता है। और अतः निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जनसंख्या के अध्ययन से जुड़े विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में मानवतावादी यथार्थ जनसांख्यिकीय परिप्रेक्ष्य अति महत्वपूर्ण है। अब देखिए 15वीं राष्ट्रीय जनसंख्या वर्ष 2011 अंतिम आंकड़े 15वीं राष्ट्रीय जनसंख्या के अनुसार आयुक्त की चंद्रमौली भारतीय कुल जनसंख्या 1,21,07,028 और कुल शहरी जनसंख्या 37.7 करोड़, कुल ग्रामीण जनसंख्या 83.3 करोड़ और लिंगानुपात 943, जनसंख्या चुनाव 384 प्रति व्यक्ति किलोमीटर, साक्षरता 73%, पुरुष साक्षरता 80.9%, महिला साक्षरता 64.6%, पुरुष या महिला साक्षरता प्रतिशत में सर्वाधिक अंतर दर्ज करने के लिए हमें मिलता है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य संघीय क्षेत्र हरियाणा को माना जाता है। किसको? संघीय क्षेत्र हरियाणा को माना जाता है। और सर्वाधिक साक्षर प्रदेश 3 राज्य संघीय क्षेत्र केरल 94%, लक्षद्वीप 91%, मिजोरम 91 माना जाता है। सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य संघीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश है। और समाज इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार को कड़ी से कड़ी कदम हमें उठाना चाहिए। और जब तक सरकार कड़ी से कड़ी कदम नहीं उठाएगी हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनसांख्यिकी के अध्ययन में जनगणना का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में जनगणना शिक्षा, आवास, साक्षरता, निर्धनता, बेरोजगारी, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि अनुसूचित जाति, पिछड़े जनजाति, जन्म दर, मृत्यु दर के आधार पर की जाती है, महिला पुरुष के आधार पर की जाती है। इस प्रकार हमें यह भी देखना है कि हमें साक्षर होना होगा और जनसंख्या को रोकने में हमारी भी भूमिका, देश की भूमिका, समाज की भूमिका अहम माना जाएगा। बस आज इतना ही।